शनई पर्वत लंघनम, धीरे धीरे मंजिल की ओर। जो हवा उड़ती है उसमें कुछ तो सच्चाई होती ही है। इस कहावत को मानकर मैं ये स्वीकार करता हूं कि कालिदास कुछ हद तक कंजूस स्वभाव के इंसान तो जरूर थे, लेकिन दुनिया उनकी बुराइयों को जितनी गहराई से देखती है, उनकी खूबियों की तरफ तो कोई नजर तक नहीं उठाता। कालिदास थोड़े कृपण जरूर थे, पर वे जितने सीधे साधे, विनीत और बेचारे किस्म के इंसान थे और हद से ज्यादा हिसाब किताब रखने वाले, इस बात के लिए तो कोई उनकी तारीफ नहीं करता। इसलिए दुनिया का ये रवैया भी सरासर गलत है। अगर उनके नाम पर लोगों की हांडी फूटती है तो वो हांडी के दोष से भी फूट सकती है या फिर लोगों के अन्याय की वजह से भी। कोई भी समझदार इंसान इस बात से इनकार नहीं कर सकता। चंदन पर जब कुल्हाड़ी चलती है या उसे पीसा जाता है, तब भी वो सबको सुगंध ही बांटता है। अपनी बदनामी पर कालिदास को न कभी गुस्सा आता था और न ही दुख, बल्कि वे बड़े ही नम्र भाव से सबसे कहते, खर्च तो हर कोई कर लेता है, पर बिना खर्च किए गुजारा करना कितने लोगों को आता है। सचमुच कितनी खरी बात है। उस असीम और अनंत परमात्मा की कृपा के बिना भला ये गूढ़ बात किसे समझ आएगी। उस दिन दफ्तर से लौटकर शाम के वक्त अंधेरे कमरे में बैठे बैठे कालिदास मन ही मन इसी खर्च और बचत का हिसाब लगा रहे थे। फिलहाल उनका जो मासिक खर्च हो रहा था उसे किस तरह कम किया जा सकता है, बस यही गुणा भाग चल रहा था। घर में कुल जमा 2 ही लोग थे, पति और पत्नी। पर यहाँ पति पत्नी एक जान वाला मुहावरा काम नहीं कर रहा था। बचत की कठिन साधना के लिए कालिदास ने अपनी पत्नी को उसके मायके भेज रखा था। वो जगह कलकत्ता से कोई 25-30 मील दूर थी। कलकत्ता में कालिदास अकेले ही रहते थे। एक वक्त खुद खाना पकाते और उसी से दोनों वक्त का काम चलाते। वे अंधेरे कमरे में बैठकर ऐसे ही बचत की योजना बनाते रहते। महीने में 2 शनिवार वे वीकेंड टिकट लेकर मार्टिन रेलवे की गाड़ी से ससुराल जाते थे। बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने के लिए एक काम वाली रखी थी, जिसे 3 रुपए देने पड़ते थे। ससुराल के 2 चक्करों में महीने के 2.25 रुपए खर्च होते थे, कुल मिलाकर 5.25 रुपए। उन्होंने हिसाब लगाया कि अगर पत्नी को यहाँ ले आया जाए तो उसका खाना पीना और पहनना इसी 5.25 रुपए में निपट जाएगा। फायदे की बात यह होगी कि उन्हें ससुराल की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी और न ही खुद हाथ जलाकर खाना बनाना पड़ेगा। आखिरकार कालिदास ने सौदामिनी को यहाँ ले आने का फैसला पक्का कर लिया और अगले ही हफ्ते उसे कलकत्ता ले आए। कहने की जरूरत नहीं कि इसके साथ ही काम वाली के 3 रुपए और मार्टिन कंपनी की 2.25 रुपए की कमाई पर सीधी चोट पड़ी। कलकत्ता आने से पहले सौदामिनी की मां ने उसके कान में कई तरह की नसीहतें दी थीं, पर सच तो यह है कि उसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सौदामिनी अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ के लिए पहले से ही काफी मशहूर थी। लगभग महीने भर बाद एक रविवार की सुनहरी दोपहर जब कालिदास भोजन करने बैठे तो सौदामिनी हाथ में पंखा लिए उनके सामने आ बैठी और बड़े लाड़ से हवा करते हुए बोली, आज तो इतवार है, खाना खाकर ऑफिस की तरफ भागने की कोई हड़बड़ी नहीं है। आज जरा इत्मीनान से जी भरकर खाइए। क्या हुआ, मोचा का सालन अच्छा नहीं बना क्या? कालिदास ने स्वाद लेते हुए जवाब दिया, क्यों, बहुत ही लजीज बना है। भला तुम्हारे इन सोने जैसे हाथों का हुनर क्या कभी खराब हो सकता है? अपनी मंद मधुर मुस्कान के साथ सौदामिनी तपाक से बोली, सोने के हाथ या राख के हाथ? हाँ, हाथों में सोने की चूड़ियां जरूर चमक रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या किया जाए? मैं बड़ी उलझन में हूं। किस बारे में? कालिदास ने उत्सुकता से पूछा। सोना कितना महंगा हो गया है, इसका तो आपको अंदाजा है ही। और यहां दिन भर में 6-6 बार बर्तन मांजने की रगड़ की वजह से ये चूड़ियां बुरी तरह घिस रही हैं। मैंने तो यहां तक सुना है कि बर्तन मांजने से हर साल प्रति तोला कम से कम 2 आना सोना घिसकर मिट्टी में मिल जाता है। ये सुनते ही कालिदास बुरी तरह हड़बड़ा उठे। उनका निवाला गले में ही अटक गया। क्या कह रही हो? साल में प्रति तोला 2 आना? अगर यही रफ्तार रही तब तो तुम्हारी ये 10 तोले की चूड़ियां महज 8 साल के भीतर ही पूरी तरह हवा हो जाएंगी। उतारो, अभी उतारो इन्हें। उतारकर मखमल के कपड़े में लपेटकर बक्से के भीतर संभाल कर रख दो। सौदामिनी ने अपनी आंखें नीची कर लीं और बड़ी मासूमियत और गंभीरता से बोली, अगर इन्हें उतारना मेरे बस में होता तो क्या मैं अब तक पहने रखती? हमारे खानदान की रीत है कि सुहागिनों को हाथ की चूड़ियां उतारना सख्त मना है। कालिदास ने माथा से कोड़कर पूछा, मना है? पर भला क्यों? फर्श की ओर अपनी नजरें टिकाए हुए सौदामिनी ने दबी और कांपती आवाज में कहा,
कहते हैं कि इससे पति का अमंगल होता है, उनकी आयु पर विपदा आती है। मैं अपने हाथों से सुहाग की ये चूड़ियां किसी भी हाल में नहीं उतार पाऊंगी। अब जी भरकर खाने की जगह कालिदास के पेट की भूख ही जैसे काफूर हो गई। साल में प्रति तोला 2 आने सोने का भारी नुकसान। उनके तो जैसे प्राण ही सूख गए, धड़कनें तेज हो गईं और आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके दिमाग में सोने के सिक्कों के खिसने की आवाज गूंजने लगी। पूरे दिन की तमाम दुश्चिंताओं, मानसिक गुणा भाग और भारी सोच विचार के बाद आखिरकार सौदामिनी की चतुराई भरी सलाह जीत गई। बर्तनों की रगड़ से सोने को बचाने के लिए बर्तन मांजने और घर के बाकी कामों के लिए एक नौकर रखना तय हुआ। अगले ही दिन भरपेट भोजन और 4 रुपये महीने की तनख्वाह की शर्त पर फेलाराम को काम पर रख लिया गया। इस वाकये के करीब महीने भर बाद एक शाम जब सूरज ढल रहा था, सौदामिनी बरामदे में बैठकर एक अधेड़ उम्र की विधवा महिला से बड़े ध्यान से बात कर रही थी। वो औरत विनती करते हुए कह रही थी, बहूजी, अगर आप मुझे 6 रुपये महीने के दे देंगी तो मैं आपका सारा काम इतने करीने से करूंगी कि आप। सौदामिनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं माँ, मैं 5 रुपये से ज्यादा नहीं दे पाऊंगी। हम तो बस 2 ही लोग हैं और एक नौकर है, तो देखा जाए तो रसोई में काम ही क्या है। मेरी दिक्कत बस ये है कि मुझे चूल्हे की आग की झुलस बर्दाश्त नहीं होती, वरना भला 2 लोगों के खाने के लिए मुझे किसी की क्या जरूरत थी। वो महिला अपनी मजबूरी के आगे झुक गई और आखिरकार राजी हो गई। भर्राई आवाज में बोली, ठीक है बहूजी, आप जो कहेंगी वही दे दीजिएगा। क्या करूं, किस्मत की मारी हूं, कहीं से कोई गुजारा नहीं हो रहा। भगवान की मार है माँ, वरना मेरे दिन ऐसे ना होते। गांव में मेरा जवान भाई और भाभी हैं। बेरी बेरी की उस भयानक बीमारी ने मेरे भाई की दोनों आंखों की रोशनी पूरी तरह छीन ली है। इसीलिए तो इस उम्र में मुझे पेट की खातिर दर दर भटकना पड़ रहा है। शाम पूरी तरह ढलने से कुछ देर पहले जब कालिदास ऑफिस से थके हारे लौटे तो सौदामिनी ने उनके स्वागत में एक रकाबी सजाई। उसमें 2 कुरकुरे पापड़ और थोड़ा ताज़ा हलवा उनके सामने रखकर वो रसोई की ओर चाय लाने चली गई। सौदामिनी के आने से पहले कालिदास दफ्तर से लौटते वक्त चाचा की चाय की दुकान पर रोजाना आधा कप चाय पीकर आया करते थे। जब सौदामिनी यहाँ आई तो उसने दलील दी, मुझे भी तो आधा कप चाय चाहिए। अगर हम घर पर ही चाय बनाएंगे तो उतने ही पैसों में 2 लोगों के लिए अच्छी 6 प्याली चाय बन जाएगी। तब से घर पर ही रोजाना चाय बनने लगी। हफ्ते भर बाद चाय के साथ थोड़ा हलवा और उसके 1 हफ्ते बाद पापड़ भी जुड़ गए, तरक्की की सीढ़ी के हिसाब से। चाय की प्याली कालिदास के पास रखकर सौदामिनी मंद मंद मुस्कुराते हुए बोली, आज मैंने एक बीज बोया है। कालिदास ने पूछा, भला किस चीज का? रुपयों के पेड़ का। रुपयों का पेड़? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उस दिन गंगा के घाट पर मेरी मुलाकात एक विधवा औरत से हुई थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके पास काफी रुपया पैसा जमा है, पर वह अपनी जमा पूंजी में से एक ढेला भी खर्च नहीं करना चाहती। इसलिए गुजारे के लिए लोगों के घरों में खाना पकाने का काम करती है। तो क्या तुम उसे यहाँ काम पर रखना चाहती हो? चाहती क्या हूं, मैंने तो उसे रख ही लिया है। कल सुबह से वह काम पर आ जाएगी। आप समझ रहे हैं कि मैंने कितनी बड़ी मछली जाल में फंसाई है। उसकी उम्र हो चुकी है, अब वह कितने ही दिन और जिएगी। जब वह दुनिया से जाएगी तो उसका सारा रुपया हमारे बक्से में आ जाएगा। अंदाजा कितना रुपया होगा उसके पास? वो साफ साफ तो नहीं बताती, पर 5-1 हजार तो पक्का होंगे। उसके दिमाग में थोड़ा फितूर जरूर है, वरना इस हालत में काशी या वृंदावन जाकर चैन की जिंदगी गुजार सकती थी। पर उसे यही मंजूर नहीं। वो उस कोने वाले छोटे कमरे में रहेगी। विधवा औरत है, एक वक्त एक मुट्ठी खाएगी और तनख्वाह तय हुई है 5 रुपए। मैंने सोचा कि 5 रुपए हों या 25, वो तो आखिरकार हमारे ही एक बक्से से निकलकर दूसरे बक्से में रखने जैसा है। ये कहते हुए सौदामिनी ने बड़े लाड से कालिदास के चेहरे की ओर देखा और उनके माथे पर पड़ा हुआ एक तिनका अपने मक्खन जैसे कोमल हाथों से बड़े जतन से हटाकर फेंक दिया। कालिदास चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में एक तरफ महीने के 5 रुपए और दूसरी तरफ नकद 5,000 रुपयों के बीच जंग छिड़ गई थी। सिपाही ज्यादा थे और सेनापति यानी सौदामिनी की चतुराई बेमिसाल थी, इसलिए जीत 5,000 की ही हुई। और इस तरह नौकर फेलाराम की तरह विपिन की मां भी घर के कामकाज के लिए रख ली गई। 1 महीने बाद उस दिन कोई छुट्टी थी। कालिदास का दफ्तर बंद था। सुबह के समय कालिदास नौकर फेलाराम को साथ लेकर बाजार से सामान खरीदकर लौटा। इसके कुछ ही देर बाद सौदामिनी कालिदास के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, नहीं भाई, तुम्हें लेकर मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छुट्टी का दिन था तो कालिदास का मन थोड़ा मजाक करने का हुआ। वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, मुझे वजन के भाव बेच दो, कम से कम 3 मन का तो हूं ही।
सौदामिनी और भी मीठी मुस्कुराहट के साथ बोली, सीधे साधे बेचारे माल हो, 3 आने मन से ज्यादा कोई दाम नहीं देगा। उसमें तो मेरे शमशान का खर्चा भी नहीं निकलेगा। सच में तुम्हें लेकर मैं क्या करूं? क्या रोज इसी तरह बाजार से ठगा कर आओगे? आलू आधे सड़े हुए हैं, केले का तना बिल्कुल सख्त और कड़ा है, मछलियां एकदम बासी और बदबूदार हैं। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी है जो घर के पैसे लुटाकर ऐसी अखाद्य चीजें लेकर आता है? कालिदास के दिल से जो मजाक का फुआरा फूट रहा था वो सीधा सिर चढ़ गया। वो मन ही मन झेंप गया और एक आज्ञाकारी बालक की तरह खामोश खड़ा रहा। सौदामिनी बोली, तुम्हें इतना भोला भाला पाकर लोग तो रोज इसी तरह चूना लगाएंगे। भला इसका क्या इलाज है? क्या हमारे पैसे पत्थर के टुकड़े हैं? कितनी मेहनत की कमाई है। कालिदास ने भी सोचा, बात तो सच है, कितनी मेहनत की कमाई है। ये सोचते ही उसका मन उदास हो गया। सौदामिनी बोली, बाजार हाट करने में तो उस्ताद हमारा भोला है, 4 आने में 8 आने का सामान उठा लाएगा और चीजें ऐसी लाएगा कि क्या कहने, बिल्कुल बेदाग और उम्दा। नहीं भाई, अब देख रही हूं कि उसे ही यहां बुलाना पड़ेगा। भोला यानी श्री भोलानाथ, सौदामिनी का इकलौता छोटा भाई, उम्र 17 साल। पिछले 4 सालों से वो तीसरी कक्षा को जैसे पट्टे पर लेकर पढ़ रहा है। कालिदास ने पूछा, तो क्या भोला बाजार हाट करने में बहुत बड़ा उस्ताद है? उसे यहां लाकर रखूंगी तो बाजार के बहुत सारे पैसे बचेंगे। ऑफ, कितनी मेहनत की कमाई है। आखिरकार हफ्ते भर के भीतर ही उस घर में भोला का शुभागमन हो गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? शाम ढलने से कुछ देर पहले दफ्तर की थकान और दिन भर की फिक्र समेटकर घर लौटते ही कालिदास ने सौदामिनी से बड़े ही व्याकुल स्वर में पूछा, अब इस वक्त कैसी हो तुम? क्या कुछ सुधार महसूस हो रहा है? सौदामिनी बरामदे में रखी अपनी पुरानी आराम कुर्सी पर अधलेटी हुई थी। मुंह में इत्मीनान से पान का बीड़ा चबाते हुए उसने सचित्र भारत पत्रिका के पन्ने बड़े गौर से पलट रही थी। कालिदास की आवाज सुनकर उसने एक बार उसकी ओर देखा और फिर बेबसी भरी आवाज में जवाब दिया, तबीयत तो बहुत ही खराब है। क्या बताऊं, पूरी दोपहर मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा था। सीने में ऐसी धक-धक मची थी कि जैसे दम ही निकल जाएगा। कालिदास के माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उकराईं। वो बुरी तरह घबरा कर बोला, ये तो बड़ी मुसीबत है। दिल का इस तरह अचानक धड़कना कोई अच्छी बात नहीं है। इसमें तो सौदामिनी ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही एक लंबी और ठंडी आह भरी और बड़े ही कारुणिक स्वर में कहा, इसमें तो अचानक किसी भी दिन हार्ट फेल हो सकता है। अक्सर ऐसे रोगों में यही होता है, लेकिन वो तो मेरा सौभाग्य होगा। अगर तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे चरणों में अपना सिर रखकर ये दुनिया छोड़ सकूं तो मेरे लिए भला इससे बड़ी और क्या खुशी होगी। कालिदास ने एक गहरा निश्वास छोड़ा और नम आंखों से बोला, लेकिन अचानक ये जानलेवा रोग होने की आखिर असली वजह क्या है? पहले तो तुम बिल्कुल अच्छी थीं। सौदामिनी ने बड़ी उदासी से अपना चेहरा दूसरी ओर फेरते हुए जवाब दिया, वजह और कुछ नहीं है, बस बात करने के लिए यहाँ कोई अपना इंसान नहीं है। अगर घर में सासू माँ होती या कोई ननद वगैरह होती तो क्या भला मेरे साथ ऐसा होता? तुम तो सुबह से शाम तक दफ्तर में रहते हो, भोला भी पूरा दिन स्कूल में गुजार देता है। अब तुम ही बताओ, मैं आखिर किससे अपने मन की 2 मीठी बातें करूं? नौकर चाकरों के साथ बैठकर गपशप करना मुझे रत्ती भर भी पसंद नहीं है। कालिदास ने समस्या का समाधान ढूंढते हुए तपाक से सुझाव दिया, अच्छा, अगर तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लिया जाए तो कैसा रहेगा? क्या उससे तुम्हें आराम नहीं मिलेगा? सौदामिनी ने जैसे भारी संकोच दिखाते हुए कहा, नहीं, रहने दो। माँ को बुलाने का मतलब है कि फिर पिताजी को भी साथ लाना पड़ेगा। आखिर वे अकेले गांव में कैसे रहेंगे? इन सब झंझटों की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है, हमारे वहाँ बोस्टमों की बहू की बिल्कुल यही हालत हुई थी। बेचारी घर में अकेली घुट घुट कर आखिर एक दिन मर ही गई। कालिदास ये सुनकर भीतर तक दहल गया। उसके कानों में उस पड़ोसी बहू की मौत की बात गूंजने लगी और वो अपनी पत्नी को लेकर बुरी तरह आशंकित और व्यस्त उठा। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो बदहवास होकर परेश डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने सौदामिनी की दिल की धड़कन की बात बताई और वो कारण भी विस्तार से बताया जो सौदामिनी ने अपनी इस बीमारी की जड़ के रूप में पेश किया था। डॉक्टर परेश ने बड़ी गंभीरता से सौदामिनी की बात पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी। उन्होंने 2 तरह की दवाइयों के नुस्खे लिखे और करीब ₹2.25 की दवा का इंतजाम करते हुए कहा, देखिए, अपनी सासू माँ को जल्द से जल्द यहाँ बुलवाने का इंतजाम कीजिए, क्योंकि अकेलापन इस बीमारी के लिए जहर हैं और ये दवा दिन में 6 बार खाने के बाद देनी होगी। सुबह छोटी शीशी से खुराक देनी है, रात को बड़ी शीशी से। और हाँ, सीने के दर्द के लिए शायद एक मालिश वाला लेप भी लगेगा। उसी दिन कालिदास ने बिना किसी देरी के अपनी सासू माँ को साथ लेकर यहाँ आने के लिए अपने ससुर जी को एक बेहद जरूरी और आपातकालीन पत्र भेज दिया।
इस वाकये के ठीक 8 दिन बाद कालिदास जब दफ्तर से घर लौटा तो घर का पूरा नजारा ही बदला हुआ था। उसने देखा कि आंगन में नौकर फिलाराम करीब 2.5 सेर की एक बड़ी मछली साफ कर रहा है, जिसका ताजापन दूर से ही चमक रहा था। दूसरी तरफ बिपिन की मां सब्जियों का भारी ढेर काटकर बैठी है और करीब 1 सेर मैदा गूंथने की तैयारी में जुटी है। घर के भीतर से सौदामिनी के हंसने की खिलखिलाती आवाज आ रही थी। वो किसी के साथ बहुत ही उमंग, तेज आवाज और भारी उत्साह के साथ बातें कर रही थी। इधर बरामदे में वही आराम कुर्सी जिस पर सौदामिनी बीमार होकर लेटी रहती थी, उस पर इत्मीनान से पसरे हुए उसके ससुर जी भुड़ुक भुड़ुक करते हुए हुक्के का कश खींच रहे थे और धुएं के बादल उड़ा रहे थे। उनके ठीक सामने एक चौकी पर बैठा हुआ भोलानाथ अपना संस्कृत का पाठ ऊंची आवाज में रट रहा था। शनह पंथा शनह कंथा शनह पर्वत लंघनम, यानी धीरे धीरे रास्ता कटता है, धीरे धीरे गुदड़ी सिली जाती है और धीरे धीरे ही ऊंचे पहाड़ को पार किया जाता है। कालिदास पहले तो घर में अचानक आई इस रौनक और भीड़ को देखकर एकदम हकबका गया, मानो काठ मार गया हो। पर अगले ही पल उसने अपनी सुधबुद्ध संभाली और पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अपने ससुर जी के चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनके पैरों की धूल लेकर अपने माथे से लगा ली। समाप्त।